मैथ के अंदर सबसे पहले वही हमने एक तो पेपर पैटर्न के मैंने बता दिया था कि जो आपके 9 में पेपर पैटर्न था एग्जैक्ट वो पेपर पैटर्न है उसके अंदर आपकी पेपर पैटर्न और जो पास पेपर के ऊपर जो मैंने जैसे बताया तो उसके ऊपर जो हमारी डिस्कशन होगी वो तकरीबन 2 महीने बाद हम करेंगे जब तक हमारा अच्छा खासा कंटेंट कवर हो चुका होगा बुक से तो बुक से हम कंटेंट वगैरह अच्छा खासा कवर कर लेंगे फिर हम थोड़ी सी नजर मारना शुरू कर देंगे पास पेपर्स बुक पे। तो सबसे पहले अगर मैं उसकी बात करूं क्या कहते हैं सिलेबस की तो चैप्टर 16 तक बेसिकली आपके क्लास 9 के अंदर थे और ये आगे स्टेज जोनल 17 से जो है वो कंटिन्यू। सिलेबस के अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूं कंपैरिजन करके बताऊं अगर मैं क्लास 9 का और क्लास 10 का जो सिलेबस है आपका तो क्लास 10 की मैथ कह सकते हो कि थोड़ी सी डिफिकल्ट है कंपैरेटिवली क्लास 9 से। ठीक है, क्लास 9 के अंदर बेसिकली आपके जो टॉपिक थे वो एक बेसिक मैथ थी, अलजेब्रा के टॉपिक थे उसके अंदर फैक्टराइजेशन वगैरह और ये सारी चीजें मतलब बेसिक मैथ होती है मतलब वो अगर आपको आती है तो वो आपको दूसरे टॉपिक्स के अंदर हेल्प करती है। लेकिन यहाँ पे जो अब जो टॉपिक है मैट्रिक के अंदर ये कह सकते हैं कि मतलब अच्छे टॉपिक्स हैं इन शॉर्ट ये कि अगर बात करें तो ये यूजफुल टॉपिक्स हैं जो कि आगे आपके काम आते हैं। ठीक है, और अब जाहिर सी बात है थोड़े से इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो मुश्किल भी हैं। सेट्स एंड फंक्शंस हमारा पहला चैप्टर है और रेलेवेंटली कम दूसरे टॉपिक से इजी है, फिर वेरिएशन है वो भी इतना मुश्किल नहीं है। इन शॉर्ट ये कि अगर तरीके से जैसे हम करते हुए आए समझ के एक एक चीज़ को लेके चलेंगे कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, और दूसरी बात ये जो कि मेन चेंज है क्लास 9 के अंदर हमें थ्योरम रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी। हमने जो प्रिपरेशन करी थी हमारा थ्योरम के बगैर ही जो है वो पूरा जो है क्वेश्चंस वगैरह हमारे निकल जाते थे। लेकिन मैट्रिक के अंदर आपको लास्ट में थ्योरम पढ़ने पड़ेंगे और कुछ टॉपिक जी। इसके अंदर ज्योमेट्री के भी हैं और ज्योमेट्री भी हमें कवर करनी पड़ेगी सही तरीके से। ठीक है, तो जी। ऑब्वियसली वो इतनी कोई मुश्किल नहीं है, आसान ही है। बात वही है अगेन शुरू से जैसे मैंने बताया मैंने दिसंबर तक का टारगेट इसी वजह से रखा है कि हम थोड़ा जल्दी अपने सिलेबस को वाइंड अप करके एक रिवीजन कह लो या जो है जो हम प्रैक्टिस वगैरह करते हैं इसके अंदर जो हमारे रिवीजन सेशंस वगैरह होते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से कंडक्ट होंगे तो ये है कि आप लोग के जो डाउट्स वगैरह किसी टॉपिक में अगर रह जाएंगे कोई टॉपिक मुश्किल लग रहा है तो फिर ये है कि वो हम एक बार रिवाइज कर लें। सही। ठीक है भाई, टॉपिक वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और एक बात मैं बता दूं जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं अगर जो कंप्यूटर साइंस चूज करते हैं क्लास 9 और मैट्रिक के अंदर तो जी। आपके लिए बहुत से इसमें ऐसे टॉपिक हैं जो आगे जाके कहते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल होता है। ठीक है, मैथ और कंप्यूटर मैं बार बार यही बोलता हूँ कि मैथ और कंप्यूटर समझ लो बहन भाई हैं। ये क्या कहते हैं कंप्यूटर के बगैर मैथ नहीं है, मैथ के बगैर कंप्यूटर नहीं है, इस तरीके से इसको समझ सकते हो। मोस्टली जो समझते हैं कंप्यूटर साइंस हमने चूज कर ली तो उसमें बड़ा कोई हम किसी को फॉर एग्जाम्पल गेम खेलने का बड़ा शौक होता है तो वो समझता है मुझे कंप्यूटर में बड़ा इंटरेस्ट है और जो है वो हम कंप्यूटर साइंस चूज करेंगे। देखिए कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनका काम गेम खेलने नहीं होता, उनका काम जो है वो सॉल्यूशंस प्रिपेयर करना होता है। तो ये काफी सारे टॉपिक्स हैं जो कि डिफरेंट जगहों पर यूज होता है प्रोग्रामिंग में। जैसे सेट्स का टॉपिक है ये भी इस्तेमाल होता है, सेट्स का टॉपिक है, फंक्शंस का टॉपिक है और मैट्रिसेस हैं और स्टैट्स है, बेसिक स्टैट्स चैप्टर यूनिट 22 है। तो ये टॉपिक्स हैं वो आपके कंप्यूटर के अंदर काफी हेल्पफुल है। बहरहाल अभी हम मैथ के ऊपर बात कर रहे हैं तो मैथ के ऊपर ही रहते हैं। तो सेट्स एंड फंक्शंस हमारा पहला टॉपिक है, इसको हम आज स्टार्ट करते हैं। जी। कोशिश हमारी यही रहेगी कि सीक्वेंस में जो है वो हम टॉपिक्स को जो है वो कवर करें सही। और मिड टर्म में जैसे होता है नॉर्मली हाफ सिलेबस इंक्लूड होता है तो वो हाफ सिलेबस इंक्लूड होगा। तो जब तक हम सितंबर के मिड तक पहुंचेंगे तो जितने टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके होंगे तो वो सारे के सारे आपके
उसके अंदर इंक्लूड होंगे। आपका काम यही है कि जो जो डेली वर्क आपको मिलता जा रहा है वो आपने उसको कोप अप करके रखना है, आपने उसको कंप्लीट करके रखना है। जो भी असाइनमेंट मिल रहे हैं और जो भी चीज़ें मिल रही हैं, असाइनमेंट्स वगैरह जो भी हैं वो क्लासरूम बन जाएगा, उसके ऊपर सारी चीज़ें प्रॉपर वे में अपलोड हो जाएंगी। तो वो आपने वो फॉलो करते रहना तो आपकी इजीली जो है वो तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। सही। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सबसे पहली बात तो ये कि सेट्स होते क्या हैं। यहाँ पर सेट्स की डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखी हुई, क्योंकि सेट्स का जो टॉपिक है वो क्लास 6 में बच्चे पढ़ते हैं। क्लास 6 7 का टॉपिक होता है जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो डेफिनेशन वगैरह सब वहाँ पे पढ़ के आ जाता है। यहाँ पे इस वजह से नहीं लिखी। बहरहाल मैं थोड़ा इसको रिकॉल करवा दूँ। सेट बेसिकली कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। मतलब आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और उनका आपने कोई सेट बना दिया, सिमिलर चीज़ों का आपने सेट बना दिया, तो उसको जो है हम बेसिकली क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। जैसे नॉर्मली कलर्स का आपके पास एक सेट आएगी, उसमें क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के कलर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। वो एक नॉर्मली रियल लाइफ के का एग्जाम्पल। इस तरीके से आपके डिफरेंट चीज़ों के जो है वो हम सेट्स बनाते हैं। यहाँ पे मैं कुछ आपको एग्जाम्पल लिख के बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे हमारे पास कुछ साइज के हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। पेन सेलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ से। अच्छा भाई, सेट्स के अंदर आपके पास जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, पहली एग्जाम्पल है हमारे पास सेट ऑफ वोवेल्स की। सेट ऑफ वोवेल्स के अंदर हमारे पास, अब देखो सेट ऑफ वोवेल्स में क्या होगा, वोवेल्स हमारे कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो इस तरीके से जो है वो हम अपना सेट बनाते हैं। अब सेट और भी बहुत सारे तरीके से बन सकते हैं। सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो डिफरेंट आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं। तो ये कुछ रूल्स होते हैं जो कि सेट को लिखते हुए हमें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। उसी तरीके से आपके पास एक है सेट ऑफ डिफरेंट नंबर्स कह सकते हैं। अब आप नंबर का कोई भी सेट बना दो, इसमें आप नंबर्स इंक्लूड कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 2 4 5, तो ये आपके आ गए सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट्स के अंदर मौजूद होते हैं, सेट के अंदर मौजूद होते हैं, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। ये आपके कहलाते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ये सेट्स की कुछ बेसिक बातें हैं जो कि बुक में मौजूद नहीं है, और इसी तरीके से बुक का कंटेंट भी हम कवर करेंगे, और साथ में कुछ ऐसी बातें होती हैं टॉपिक से रिलेटेड जो बुक में मेंशन नहीं होती, क्योंकि वो ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि आपको वो बातें पता हैं। बेसिक लेवल की बात होती है, तो जो कुछ जो एक्स्ट्रा चीजें होंगी वो हम इस तरीके से साथ साथ डिस्कस करते हैं। तो सेट की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि सेट होते क्या हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सेट की मजीद एग्जाम्पल्स लिखनी है, जैसे मैंने आपको लिख के बताई। तो उसी तरीके से यहाँ पे और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, और ये एग्जाम्पल हम क्लास 9 के पहले चैप्टर में हमने डिस्कस करी थी, जहाँ पर आपके डिफरेंट सेट्स मौजूद थे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अब सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर, तो ये सारे डिफरेंट सेट हैं। नेचुरल नंबर जैसे हमें पता है 1 से शुरू होते हैं, तो 1 2 3 और सो ऑन। जब भी कोई सेट इनफाइनाइट तक जा रहा होता है, मतलब बहुत सारे उसके अंदर एलिमेंट्स इंक्लूड हैं, आप उसको लिस्ट नहीं कर सकते, तो फिर हम आगे डॉट डॉट डाल देते हैं। 3 डॉट का मतलब ये होता है कि ये आगे कंटिन्यू है, ठीक है। जी। साथ ही कंटिन्यू है, चलता चला जा रहा है। कुछ आपने उसकी लिस्ट कर दी, बाकी आपने डॉट डॉट डाल के उसको छोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ पर अब नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर हमारा 0 से शुरू होता है, फिर इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, जीरो भी इंटीजर होता है, तो ये इंटीजर का सेट लिखा है। फिर आपके इवन नंबर्स होते हैं, और इवन नंबर वो जो टू के टेबल में आते हैं। उसके बाद फिर जो है ऑड नंबर जो टू के टेबल में नहीं आते, फिर प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं।
रैशनल नंबर जो है वो आपके फ्रैक्शन वगैरह के जो नंबर्स होते हैं वो सारे रैशनल नंबर्स हैं। और ये सारे के सारे बेसिकली आपके क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। रियल नंबर के अंदर ये सारे इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है। जी तो ये खैर हमने डिटेल में अलग अलग टाइप्स क्लास 9 के अंदर पढ़ी थी। और अब आगे है जो असल सेट्स की बात है वो यहाँ से शुरू हो रही है। सेट को देखो डिफाइन करने के जो है वो 3 तरीके होते हैं। ठीक है। वो मैं आपके पास यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, जो कि टाइप्स ऑफ सेट्स कहलाते हैं basically। तो आप ज़रा अपने बोर्ड के ऊपर चलना और यहाँ पर हमारे पास जो अगला टॉपिक है हमारा इसी से रिलेटेड। अच्छा लेकिन तो कर लेते हैं। आगे है हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट्स। थोड़ा सा ट्रेड कर लो। टाइप्स ऑफ सेट्स का मतलब क्या है बेसिकली। तो बस सेट्स को लिखने के ना 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका ये होता है आपका, जो कि होता है सबसे आसान, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है। अब जी अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं थोड़ा सा क्लियर करने के लिए बता दूं कि ये जो मैंने ऊपर सेट लिखा है ना, या ये जो मैंने पूरे एलिमेंट्स को लिस्ट करके दिखाया है, ये दूसरा तरीका होता है सेट को लिखने का। अब मैं डिस्क्रिप्टिव इन्हीं 2 सेट को जो है ना मैं अलग अलग तरीके से लिख के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की बात करूं, तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब ये होता है कि आपने एक सेट बनाया। मान लो मेरे पास एक सेट मौजूद है, मैंने इसके अंदर लिख दिया सेट ऑफ वॉवल्स। मतलब मैंने इसमें कोई एलिमेंट लिस्ट करके नहीं बताया, मैंने बस जो है इंग्लिश के अंदर डिस्क्राइब कर दिया कि इस सेट में कौन कौन सा एलिमेंट्स मौजूद होंगे। ठीक है। जी इसी जी तरीके से मैं लिख सकता हूँ, लेट सपोज अगर मैं दूसरे वाले की बात करूं, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स, या बेहतर ये होगा कि मैं इसको बोल दूं नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। मतलब 6 से छोटे जितने भी हमारे नेचुरल नंबर। जी अब नेचुरल नंबर जो है वो आपके 1 से शुरू होता है। 1 से शुरू करोगे 1 2 3 4 5। अब 6 से छोटे बोले तो 5 से बड़ा 6 होता है। अब मैं 6 से छोटे तक लिखना है खाली, तो इसमें आके 5 चार आते हैं। तो ये कहलाती है आपकी बेसिकली डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है। इसके बाद जो हमने ऊपर ये जो लिस्ट करके दिखाया है, ये आपकी होती है दूसरी टाइप। और ये जो दूसरी टाइप होती है इसको हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, या फिर इसका एक और नाम होता है जिसको हम रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। टेबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म। ये जो है इसके अंदर आपको एलिमेंट्स को लिस्ट करके दिखाना पड़ता है, जैसे कि हमने यहाँ पे ऊपर किया था। ठीक है। तो ये मैं जी दोबारा नहीं लिख रहा, ये बस इससे देख लो कि वॉवल्स का सेट है तो फिर आपको पूरा वॉवल लिख के दिखाने पड़े, और जो भी एलिमेंट्स हैं वो आपको लिख के दिखाने पड़े। हाँ कोई इनफाइनाइट साइड है तो फिर वो मैंने बताया कि आप डॉट डॉट लिख के उसको छोड़ देते हैं। तीसरी जो टाइप होती है ये बच्चों को परेशान करती है। और परेशान क्यों करती है वो ज़रा हम देख लेते हैं। मतलब ये थोड़ी-सी समझने वाली होती है, बच्चों को चीज़ें समझने में मुश्किल होती है, तो फिर वो बेचारे रट्टे वो मार नहीं सकते इस चीज़ का। इसको कहते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। मुश्किल लगने की वजह मैंने बताई कि इसको समझना पड़ता है, और समझना हमें होता नहीं है। अच्छा जो चीज़ हमें समझ में नहीं आती उसको हम रट्टा मारते हैं। अब मज़े की बात ये है कि इसका आप रट्टा भी नहीं मार सकते। तो इस वजह से जो है वो ये वाली जो टाइप होती है ये आप लोगों को परेशान करती है, सेट बिल्डर फॉर्म।
सेट बिल्डर फॉर्म के लिए आपको जो है कुछ बेसिक सिंबल्स होते हैं, नोटेशंस होती हैं, वो आपको जो है ना पता होनी चाहिए। मैं आपको इसी कुछ एग्जांपल्स देके बता, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ चीजें पूछूं, सेट बिल्डर फॉर्म की ना सबसे पहले तो इस्तेमाल होती क्यों है ये सेट बिल्डर फॉर्म? अगर हम देखें ना तो जो बहुत बड़े बड़े सेट्स होते हैं ना, तो उनको बड़ी आसानी से ये डिफाइन कर देती है पूरा पूरा। जैसा ना मैं बोलूं कि भाई मुझे रियल नंबर का सेट बना के दे, कह दिया फॉर्म, तो कहाँ से शुरू करोगे मुझे जरा ये बता दो। अगर हम 1 से शुरू करते हैं तो जीरो भी तो शामिल है रियल नंबर में, या जो है वो कह सकते हैं कि मतलब इन शॉर्ट ये कि बहुत जो बड़े बड़े सेट्स होते हैं वो हम उनको इजीली इसके अंदर सेट बिल्डर फॉर्म के थ्रू हम एक्सप्लेन कर देते हैं। अब तरीका क्या होता है, एक इसको समझ लो कि ये इसका फॉर्मूला है, ये मैं अपने पास से लिख रहा हूँ वैसे, इसको इससे डरना मत। सबसे पहले इसमें एक एक्स कंडीशन एक्स, मतलब सेट के अंदर हमारे क्या आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं। उन एलिमेंट्स को जो है ना वो हम लिखे एक्स से रिप्रेजेंट कर दें, जी, ठीक है, एक्स। और अगर कोई कंडीशन है तो फिर हम वो यहाँ पर इस लाइन के बाद जो है वो क्या करते हैं, लिख देते हैं। कंडीशन क्या हो सकती है, जैसे मैंने ये लिखा है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जी, लेस देन 6। अब अगर मैं बोलूं कि भाई मैंने इस पे कंडीशन लगाई कि भाई नेचुरल नंबर का तो सेट है मगर लेस देन 6 भी है, तो इसको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये देखो कि एक्स एक एलिमेंट है, और ये जो सिंबल होता है ना स्ट्रेट लाइन जो लगी हुई है, जी, इसका मतलब होता है सच दैट। कुछ बेसिक सिंबल मैं लिख देता हूँ, इसका मतलब होता है इसका मतलब क्या होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक सेकंड, मुझे अभी इसका एग्जैक्ट मतलब याद नहीं आ रहा है, भूल गया। बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ दूसरे, ये जो सिंबल होता है ई जैसा, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ये अभी आगे आएगा तो हम इसको देख लेंगे इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है एंड। तो इस तरीके से कुछ सिंबल्स होते हैं जो ज्यादातर इसमें यूज होते हैं। तो मैं बता रहा था कि जो नेचुरल नंबर वाले हमने ऊपर बनाए थे उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं भाई एक्स एक एलिमेंट है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, एक्स किससे बिलोंग कर रहा है भाई, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं ना जो भी एलिमेंट है आपका, तो जी, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर जी, एंड एक्स लेस देन 6। तो ये आपने कुछ सिंबल्स की हेल्प से अपना पूरा सेट जो है क्या कर दिया, डिफाइन कर जी, दिया। सही, तो इसमें हम जनरल बात करते हैं, हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमने क्या करा, एक्स बोल दिया, और हमने बोला कि एक्स किससे बिलोंग करता है भाई, एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और वो एक्स जो है वो हमारा छोटा है किससे, 6 से। तो यानी 1 से लेके 5 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो उसके अंदर आ जाएंगे। सही है। सही, अगर मान लो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं होता कि लेस देन 6 है, तो कैसा बनता हमारा सेट, तो हमारा सेट कुछ इस तरीके का बनता कि यहाँ से ये वाली कंडीशन हट जाती, हमारा एक्स बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से। जी, जितने भी नेचुरल नंबर हैं तो वो सारे इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। सही है। सही, जी, अब इसी तरीके से इसकी एक दो एग्जांपल मैं और देता हूँ ताकि जो है वो ये क्लियर हो जाए। अब जी, मैं आपके सामने जो है ना एक इसकी कुछ एग्जांपल देता हूँ। मान लो मेरे पास रोस्टर फॉर्म में यानी टेबुलर फॉर्म के अंदर एक सेट मौजूद है जिसमें मेरे पास लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, आ, ये मेरे पास कुछ नंबर्स मुझे दिए हैं 2 4
6, 8 और 10। ये मुझे टेबुलर फॉर्म में कुछ नंबर्स दिए हैं और मुझे क्या करना है बेसिकली, मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम किस तरीके से करेंगे? तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि सबसे पहले हम कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे और हम इसको नाम दे देंगे एक्स का। तो एक्स एक नंबर है सच दैट एक्स, अच्छा अब इसके अंदर ना कई बार वर्डिंग भी ऐड कर देते हैं लोग, मतलब वर्डिंग के थ्रू भी हम बना सकते हैं इसको, कि मैं इस तरीके से भेज दूँ इसको कि एक्स इज एन इवन नंबर। लेकिन सही। बेहतर यही होता है कि आप उसको सिंबल्स की फॉर्म में रहो, वरना थोड़ा डिस्क्रिप्टिव लगने लग जाता है ये। तो एक्स इज एन इवन नंबर एंड एक्स जो है क्या है भाई, इवन नंबर तो है मगर 2 से बड़ा है या 2 के बराबर है। 2 से शुरू हो रहा है ना, जी। तो 2 भी शामिल है इसके अंदर, इसलिए मैंने नीचे यहाँ पे डैश लगाया है। उसका मतलब ये वाला नंबर जो आगे लिखा हुआ है ये इंक्लूडेड है। और 10 के बराबर है या उससे छोटा है, एक रेंज बता दिया। 10 भी शामिल है, 2 भी शामिल है, और 2 और 10 के बीच में जितने इवन नंबर हैं वो भी शामिल है। तो यानी सही। 2, 2 के बाद दूसरा इवन नंबर 4 और फिर आपका 6, 8 और फिर आपका 10। ठीक है। और जी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था कि एक्स एक नंबर है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ई। अब ई का मतलब बेसिकली जो सिंबल होता है वो इवन नंबर का होता है। तो एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर एंड एक्स जो है वो आपका 2 के बराबर है या 2 से बड़ा है, और 10 के बराबर है या 10 से छोटा है। ये जी। आपकी कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म, जो कि बच्चों को प्रॉब्लम करती है। प्रॉब्लम करने वाली चीज है नहीं वैसे, समझ लो एक बार, तो कोई मसला नहीं है इसके अंदर। ठीक है भाई। जी। तो ये था हमारे पास। अब जरा हम बुक में देख लेना, बुक में हमारे लिए क्या क्या चीजें रखी हुई हैं इस टॉपिक में। तो जैसे मैंने बताया टाइप्स ऑफ सेट्स जो होती हैं या रिप्रेजेंटेशन बोलने तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि टाइप्स के अंदर दूसरी चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स कह लो उसको तो ज़्यादा बेहतर है। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमने देख ली। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है? हमने टेबुलर फॉर्म देख ली, हमने सेट बिल्डर फॉर्म भी देख ली। ठीक है। अब जी। यहाँ पर इन्हीं की जो है वो डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको समझाया जाए। ये देख सकते हो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक सेट है जिसमें 6, 8, 10, 12 है। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कहने आप इसको जो है वो टेबुलर में करो। तो अगर मैं इसको, अच्छा नहीं सॉरी, इसको क्या है डिस्क्रिप्टिव में भी लिखे और टेबुलर सेट बिल्डर में भी लिखे हैं। डिस्क्रिप्टिव के अंदर लिखा हुआ है कि भाई सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 5 एंड 30, कि भाई ये इवन नंबर इसके अंदर मौजूद है, जितने भी 5 और 13 के बीच में आपके इवन नंबर है वो इसमें शामिल है। सही बात कह रहे हैं भाई, डिस्क्राइब कर दिए इसको। इसके बाद आपसे सेट बिल्डर फॉर्म में कह रहे हैं कि एक्स एक, कोई बात जनरल फॉर्म आ गई, क्या एक्स एक नंबर है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, कि देखो अब यहाँ पे कैपिटल ई बना हुआ है जैसे मैंने बनाया था अभी इवन नंबर के लिए। जी। तो एक्स बिलोंग कर रहा है किससे, इवन नंबर से, और ये एंड का सिंबल बना हुआ है एंड एक्स ग्रेटर देन 5। अब देखो 5 शामिल नहीं है, इसके नीचे यहाँ पे लाइन वगैरह नहीं लगी। सही है। तो एक्स ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 13। तो इन शॉर्ट ये कि इवन नंबर जितने भी 5 और 13 के दरमियान होंगे वो इस सेट का पार्ट होंगे। सही। अब यहाँ पर इसी तरीके से आपके पास और भी कुछ एग्जांपल्स जो है वो दी हुई हैं। ठीक है। जी। एक एग्जांपल और नीचे दी हुई है, यहाँ पे पी का मतलब बेसिकली प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में बोला हुआ है कि वाई एक नंबर है। अब वाई बोल दें एक्स बोल दें, इन जनरल बात करनी है हमने। कह रहे हैं वाई एक एलिमेंट है सच दैट वाई बिलोंग्स टू प्राइम नंबर एंड वाई लेस देन 10, यानी 10 से छोटे जितने प्राइम नंबर हैं वो इसका पार्ट होंगे। तो देखो सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2, उससे बड़ा पे 3, देन 5, देन 7, 8, 9 जो है वो आपके कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स नहीं होते। तो इस सेट का आपके पास 2, 3, 5, 7 आ गए। ठीक है।
जी और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अगर हम लिखें तो सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर, यानी पहले 4 प्राइम नंबर इस सेट का पार्ट। सही। तो ये तो सेट की रिप्रेजेंटेशन होती है बेसिकली, जो हमने देखी 3 तरीके से आप लिख सकते हो, या तो आप डिस्क्रिप्टिव लिखोगे, या आप टेबुलर फॉर्म होती है, या फिर आपकी सेट बिल्डर फॉर्म होती है। ज़्यादा जो यूज़ होती है आपकी टेबुलर फॉर्म होती है, और सेट बिल्डर फॉर्म भी कई बार आपको दे देते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म इस तरीके से आपको परेशान करने के लिए दे देते हैं कि कोई क्वेश्चन है, उसके अंदर आपने सेट से रिलेटेड कोई काम करना है, वो आपको क्या करते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में दे देते हैं। अब पहले आपने सेट बिल्डर फॉर्म से उसको टेबुलर में कन्वर्ट करना पड़ता है अपनी आसानी के लिए, तभी आप आके उसको कर सकते हो। अब किसी बच्चे ने अगर सेट बिल्डर फॉर्म से कन्वर्ट करने में ही गलती कर दी, तो आगे पूरा क्वेश्चन तो गया उसका, ठीक है। तो इस जी तरीके से आपको परेशान करने के लिए पेपर में चीज़ें दे रहे होते हैं। अब बारी आती है टाइप्स ऑफ सेट की, जो कि आज की क्लास का आखिरी टॉपिक है, फिर हम क्लास एंड कर देंगे। यहाँ पर है एम्प्टी सेट और नल सेट, आसान आसान सी टाइप्स हैं। एम्प्टी और नल का क्या मतलब होता है भाई? ऐसा सेट जिसमें कुछ हो ही ना, खाली हो, ठीक है। जी जी तो ऐसे सेट को लिखने के 2 तरीके होते हैं, या तो ये जो सिंबल है आपका, ये जो इस तरीके का जो सिंबल होता है आपका, ये जो जी सिंबल होता है आपका, ये आपने सर्कल बना के ये बीच में इसके लाइन डाल दी, इसका ग्रीक सिंबल होता है, इसको फाई बोलते हैं, और ये नल सेट को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। या फिर आप इस तरीके से 2 खाली ब्रैकेट बना दो, दोनों वैलिड हैं, दोनों जो है वो नल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब नल सेट की यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 5 एंड 6, 5 और 6 के दरमियान कोई इवन नंबर कोई भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है नल सेट होगा, सही है। और फिर ये बोला हुआ है दूसरा आपका सेट बिल्डर में आपको दिया हुआ है कि x such that x belongs to natural number and x less than 1, 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो फिर जी आपका ये इसमें भी कोई नल सेट होगा ये। फिर आपका जी है फाइनाइट सेट, फाइनाइट का मतलब जो काउंटेबल हो, ठीक है। जैसे पहला सेट जिसमें दिया हुआ है 10 से लेके यहाँ पे इवन नंबर का सेट चल रहा है, ये 12 14 to 16 ये पैटर्न चल रहा है, और ये 50 तक जा रहा है, तो ये सारे काउंटेबल है, 50 पे ये स्टॉप हो गया, तो ये फाइनाइट है। और दूसरे में आपको दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, काउंटेबल है, कंट्रीज को हम काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट सेट कहलाता है, ठीक है। और एम्प्टी सेट को भी हम फाइनाइट सेट ही कंसिडर करते हैं, सही है, ये बात माइंड में रखना। सही। फिर है आपका इनफाइनाइट सेट, उसका अपोजिट है, मतलब अनकाउंटेबल चीजें हो, जैसे यहाँ पे पैटर्न चल रहा है 10 20 30, और ये कंटिन्यू यही चल रहा है आगे, काउंटिंग तो कभी खत्म ही नहीं होती, तो चलता ही रहेगा आगे, तो 10 जी 20 30 पे 40 आ जाएगा, फिर 50 आ जाएगा, फिर 60 आ जाएगा, चलता रहेगा। ये बेसिकली इनफाइनाइट है। इसके जी बाद फिर आपका एक सेट नीचे दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में कि x such that x belongs to q, q बेसिकली सिंबल होता है रैशनल नंबर्स का, ठीक है। जी और कह रहे हैं कि x आपका 1 या तो 1 के बराबर है, या 1 से बड़ा है, या 2 से छोटा है, या बराबर है। तो बेसिकली ये बात हमने 9 क्लास में भी देखी थी कि किसी भी 2 नंबर के दरमियान इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। जी तो वो आप काउंट ही नहीं कर सकते, आपके बहुत सारे रैशनल या इरैशनल नंबर जो हैं किसी भी 2 नंबर्स के दरमियान बन सकते हैं, तो वो काउंट करना हमारा काम नहीं होता, तो बेसिकली इस वजह से ये इनफाइनाइट की एग्जाम्पल है। फिर आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे सबसेट, सबसेट इज बेसिकली कह लो कि ऐसा सेट, जैसे मान लो यहाँ पे आपको कुछ सेट्स दिए हुए हैं, यहाँ पर एक सेट बी दिया हुआ है, बी के अंदर 1 से लेके 7 तक नंबर्स मौजूद हैं, और जी ए के अंदर है 2 3 5 7, तो बेसिकली ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, और बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं, है ना। जी तो ए कहलाएगा आपका बी का सबसेट, ठीक है। सही। अगर जी किसी सेट के एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में मौजूद हो सारे के सारे, तो वो फिर उस सेट का सबसेट कहलाएगा, सही। ठीक है। अब यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, कह रहा है अगर ए के एलिमेंट्स सारे के सारे बी में मौजूद हैं, देन ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी,
और ये इसका सिंबल होता है बीच में, इस तरीके से हम छोटा सा सी टाइप सिंबल होता है बना देते हैं और नीचे इसके लाइन भी लगा देते हैं, तो ये सबसेट का सिंबल होता है आपका। ठीक है, सही। जी। अब ए के सारे एलिमेंट सी के अंदर मौजूद नहीं है, तो हम्म। इस वजह से ये दोनों सबसेट नहीं है। ए जो है वो सी का सबसेट नहीं है, बी का है, क्योंकि बी में सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, अब जी। यहाँ पे इन्होंने कुछ आपके लिए आसानी के लिए पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपना आपका तो सबसेट होता ही है, क्योंकि उसके तो सारे एलिमेंट उसका मौजूद है ना, जी। देखा जाए तो। एम्प्टी सेट जो जी। है वो हर सेट का सबसेट होता है, तो वो तो एम्प्टी है बेचारा। एवरी जी। नॉन एम्प्टी सेट हैज एटलीस्ट टू सबसेट। किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के कम से कम दो सबसेट तो होते ही होते हैं। सबसे पहले तो बन जाएगा आपका, अगर मान लो किसी सेट के अंदर कोई एक ही एलिमेंट है खाली, ठीक है, मान लो जी। उसके अंदर मौजूद है आपका, इसके अंदर मौजूद है आपका टू, तो अगर मैं इसका सबसेट बनाना चाहूँ तो एक सबसेट तो बनेगा इसका नल सेट, और फिर दूसरा सबसेट इसका बनेगा जिसके अंदर टू शामिल होगा। तो हर नॉन एम्प्टी सेट के कम से कम दो सबसेट तो होते ही होते हैं। या आगे जब हम अभी आगे चलेंगे थोड़ा सा, तो फिर उसके अंदर मजीद सबसेट बनाते किस तरीके से हैं, ये भी आएगा कॉन्सेप्ट, वो आज की क्लास में नहीं अगली क्लास में करेंगे। फिर आपका सही। सुपर सेट है, तो सुपर सेट बेसिकली कहते हैं कि इफ सेट इज अ सबसेट ऑफ सेट बी देन बी इज कॉल्ड अ सुपर सेट ऑफ ए। बेसिकली उसका रिवर्स है कि अगर ए बी का सबसेट है तो बी कहलाएगा सुपर सेट ए का। सही है, जी। और इसका सिंबल भी जो है हम घुमा देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। सही है, जी। और इसके भी इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स दी हुई है, आप देख सकते हो, कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। फिर आपका जी। इक्वल सेट है, ऐसे सेट, अच्छा यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक होता है इक्वल और एक होता है इक्विवेलेंट, दोनों में फर्क है। इक्वल सेट सही। वो होता है जिसमें मान लो एक सेट है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास एक सेट है, दो सेट है, यहाँ पे मैं heading डाल देता हूँ, एग्जाम्पल ऑफ, एग्जाम्पल दे रहे हैं इक्वल सेट्स। यहाँ पे चलिए इक्वलेंट भी लिख ही लेते, इक्वल एंड इक्वलेंट। तो ये आपके पास इक्वल क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे मैं कुछ सेट्स लिख देता हूँ। मान लो मेरे पास एक सेट ए है जिसके अंदर मौजूद है ए ई आई ओ यू, ठीक है, जी। और एक दूसरा सेट है उसके अंदर मौजूद है आर ओ ए, ठीक है भाई। जी। तो अब ये मेरे पास दो सेट मौजूद हैं, इन दो सेट के अंदर मैं देखूंगा इसमें भी पांच एलिमेंट है, इसमें भी पांच एलिमेंट है, और इनके एलिमेंट्स भी सेम है। देखो सेट का है ना, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये बात ध्यान में रखना। सही। सेट के अंदर चाहे मैं आगे पीछे लिख दूं, चाहे मैं सीक्वेंस में लिख दूं, तो इस चीज से इतना फर्क नहीं पड़ता। आगे जाके मजीद इसकी एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो अब ऐसे सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो और आपका वो भी सेम हो ना, एलिमेंट्स भी सेम हो, तो यह आपकी एग्जाम्पल होती है इक्वल की। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और एलिमेंट भी वही है जो उसके अंदर मौजूद है, तो ये आपके कहलाते हैं इक्वल। सही। अब अगर मैं एक सेट लूं, सेट सी, जिसके अंदर मौजूद है ए बी सी डी, और एक सेट डी है मेरे पास जिसके अंदर मौजूद है वन टू थ्री फोर। अब देखो भाई, इसके अंदर एलिमेंट चार हैं, जी। इसके अंदर भी चार हैं, जी। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है, मगर
एलिमेंट अलग अलग है, तो अब ये इक्वल नहीं कहलाएगा, अब ये इक्वलेंट कहलाएगा। जी ये फर्क होता है। एक कंडीशन तो दोनों में सेम ही है, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम ही होने चाहिए, चाहे इक्वल हो चाहे इक्वलेंट हो। अब इक्वल के अंदर एलिमेंट्स भी वो ही हो जो दूसरे में मौजूद है, इक्विवेलेंट के अंदर इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इसमें भी 4 है, उसमें भी 4 है, ये उसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो वो इक्विवेलेंट तो कहलाएगा ही कहलाएगा। लेकिन अगर एलिमेंट्स भी सेम हो जाए तो फिर वो स्पेसिफिकली इक्वल कहलाता है। ठीक है, तो जी यहाँ पे यही बात जो है वो इन्होंने बताई भी है। सेम ऑर्डर आर कॉल्ड इक्वल सेट्स if all elements of both sets are same symbolically we write a equal to b। अच्छा, एक कंडीशन शायद मैंने थोड़ी सी ओपन कर दी है इसके अंदर, वो ये कि आई बिलीव सो कि इसमें ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। खैर इस चीज़ के ऊपर हम देख लेंगे। इन शॉर्ट ये कि एलिमेंट भी सेम हो और उनका ऑर्डर भी सेम हो। अभी फिलहाल इसको याद रख लो। ये वाली जो मैंने कंडीशन बताई थी ये मैं चेक कर लूँगा एक बार, हो सकता है मैंने आगे पीछे कर दी हो रिमाइंड में। और इसके अंदर एक चीज़ ये कि अपना सेट के अंदर ना कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, एक बार माइंड में रखो। रिपीट का मतलब कि अगर कोई ऐसा सेट है ना जिसमें 2 बार ए लिखा हुआ है, ए बी ए सी डी, तो इसको मैं दोबारा काउंट नहीं करूंगा। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं ना कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो आप 5 ही जी बोलोगे, आप 4 ही बोलोगे, क्योंकि अगर कोई 2 बार आ रहा है उसको आपने एक ही काउंट करना होता है। सही है, तो जी ये कुछ चीजें होती हैं वो क्या आपने देखनी। इक्वलेंट देख लिया, इक्वलेंट का मैंने बता दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। उसके बाद आगे अब कुछ थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं, टेक्निकल इतनी नहीं है, बेसिकली समझने वाली ही हैं, आगे काम आएंगी, तो उसको हम कल से आगे से कंटिन्यू करेंगे।